नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल और मैं हूं आपका मेज़बान इसहाक जावेद। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम में आज इलाका भर की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी शाहिद बशीर साहब मौजूद हैं। इलाका भर के बड़े ज़िम्मेदारों में इनका शुमार हैं। इलाका भर में सियासी समाजी खिदमात इनकी बहुत ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ इन्होंने इस बार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से MPA के लिए कागजात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं PP 208 से। इनके साथ सियासी सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर, हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात की करेक्शन कर दूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज़िम्मेदार नहीं हूं, मैं काश्तकार हूं। जी, खिदमात भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी अरसा से कोशिश कर रहे हैं इलाके की खिदमत करने की एक जज्बे के तहत। सियासत में आने की वजह भी यही बनी कि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने समाजी कामों से स्टार्ट किया था। उसके बाद इलाके के दोस्तों के कहने पे मैंने 91 में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया। वहाँ से मेरा सियासी कैरियर स्टार्ट हो गया। उसके बाद 97 में मुझे दोस्तों ने मेहरबानी की, मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना। 91 से लेके मुस्लिम लीग में शामिल थे, वहीं साहब के साथ रफ़ाकत रही उनकी हयाती तक। उसके बाद बेगम जिद्दा वहीं साहबा के साथ रहे। 97 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बनने के बाद थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट सियासत में बढ़ गई। तो उसके बाद अब ये निज़ाम चल रहा है। 2005 में मैं नाज़िम बना दोबारा। उसके बाद नाज़िम बनने के बाद मुझे ये भी फ़ख्र है, मैं कहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट की मॉनिटरिंग कमेटी का, रेवेन्यू की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन बना। वहाँ मुझे बहुत सारा काम करने का मौका मिला। वो मेरे ज़िला कौंसिल के चेयरमैन सरदार अहमद यार राज उस वक़्त थे, उनकी मुझे रहनुमाई भी थी। उनकी वजह से मैंने काफ़ी फ्री हैंड उन्होंने मुझे दिया कि आप जो समझते हैं कि चेंज करनी चाहिए महकमे में। हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की रिकवरी में काफ़ी इजाफा किया। कई ऐसे उसमें चांसेस बन रहे थे कि लोग चोरी करते थे या 2 नंबरियाँ चलती थी रेंट वगैरह में, उसको हमने अमेंड किया, रेंट लॉ को अमेंड किया। वहाँ भी बड़ा अच्छा 5 साल का वक्त गुजरा। मेरे ख्याल में ज़िला भर में मेरी शनाख्त वहीं से ज़्यादा हुई। तहसील में दोस्त मेहरबान थे, लेकिन ज़िला में आज भी मुझे ये फ़ख्र है कि कोई भी सियासी बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे नाम से कम वाकिफ़ नहीं है। इलाके में भी हम लोग यहाँ दोस्तों के साथ ग्रुप बना, चौधरी राज़क के साथ थे हम लोग, मुस्लिम लीग नून से हम लड़ते रहे। उसके बाद अब इस वक्त मैं फिर मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि जो बंदा वर्कर से ऊपर आता है उसको कोई पार्टी भी टिकट नहीं देती। मैंने 2008 में भी ट्राई की। उस वक्त हमारे बुज़ुर्ग थे चौधरी अब्दुल राज़क साहब, मेरा उनका आपस में मुकाबला कहीं बना दोस्तों में बैठ के। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी तैयारी करो, फिर देखते हैं। उस वक्त मैंने तैयारी की, दोस्तों ने मेरे साथ बड़ा सपोर्ट किया। आखिर इलेक्शन के दिनों में आके फ़ैसला करने के लिए चौधरी साहब ने कमेटी बना दी। उस कमेटी में हमारे इलाके के 5 मुअज़्ज़िन शामिल थे, जिनमें हमारे मौजूदा कैंडिडेट PTI के चौधरी जमशेद साहब भी शामिल थे। चौधरी राज़क ने 5 बंदों को नामज़द किया। चौधरी जमशेद शौकत थे हमारे साहब मेंबर ज़िला कौंसिल, चौधरी मोहम्मद शफ़ी वो थे, चौधरी शाहद जमील साबिक़ सदर गल्ला मंडी वो शामिल थे, चौधरी जुल्फ़कार हैं वेस्ट फार्मेसी वाले वो थे, और चौधरी यूनुस साहब थे। इन 5 बंदों की मीटिंग के बाद फ़ैसला ये हुआ कि 3.5 वोट मुझे दिए गए और 1.5 वोट चौधरी अब्दुल राज़क साहब की फेवर में गया, जिसमें जमशेद साहब ने 1 वोट दिया। और उनका कहना बाद में ये था कि अगर मैं शाहद को आज मैं भी वोट दे देता तो मैं कब इलेक्शन लड़ता। उनके जहन में उस वक्त शायद यही प्लानिंग थी कि चौधरी राज़क साहब के बाद मैं अटैम्प्ट करूँगा। खैर, वो इलेक्शन चौधरी राज़क साहब ने ज़िद की वजह से मुझे ना लड़ने दिया और मैंने उनके एहतराम में दोस्तों के कहने पे मैं चुप कर गया। 2013 में मैंने फिर मुस्लिम लीग नून में अप्लाई किया। चौधरी साहब की रेलत होगी उस दौरान। उस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून से फेवरेट भी था। इस इलाके में पुराने बंदों में मैं ही शामिल था। लेकिन वहाँ पे वही हुआ कि जो सियासी पार्टियाँ करती हैं वर्करों के साथ,
हम लोग उससे पहले बतौर सियासी वर्कर जेलों में भी गए। जिस तरह सियासी सरगर्मियाँ तमाम हम रिक्वायरमेंट पूरी करते रहे थे वो की हमने, लेकिन वहाँ जाके एक नया पैनल इंट्रोड्यूस करा दिया गया जिसमें मियाँ असलम बोदला साहब, राणा बाबर साहब, आमर हयात राज साहब तो 2008 के बाद ही शामिल हो गए थे मुस्लिम लीग नून में। ये 2 बंदे नए आ गए और इन्होंने वहाँ पे टिकट, मैंने खुद वहाँ पे इसाक डार साहब के साथ मेरी बड़ी बहस हुई कि अगर आप लोगों ने जीतने वाले इलेक्शन में नए बंदों को टिकटें देनी है तो हम वर्कर क्यों जूते खाते हैं। खैर वो लेकिन फैसले ऐसे ही होते हैं। उन्होंने फैसला कर दिया जिस पे मुझे इतराज़ हुआ और मैंने उस वक्त आके यहाँ दोस्तों से मशावरत की कि इस तरह क्या किया जाए। जो हमारा उस वक्त ग्रुप था उसमें से 70+ % जो लोग थे उन्होंने कहा जी इस वक्त हमारा मुस्लिम लीग के साथ जाना नहीं बनता। हुआ ये कि ना तो मुस्लिम लीग ने वहाँ पे हमें कोई इंट्रोड्यूस किया इस बात पे कि यार इंटरटेन किया कि इनका हक बनता है, चले इनसे बात ही करें वे किस तरह टिकट देनी है या क्यों देनी है उनको। हमें किसी ने कायल करने की कोशिश नहीं की, फैसला सादर कर दिया जिसकी बैकग्राउंड भी कोई नहीं थी। यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ आने के बाद भी किसी मुस्लिम लीगी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी थी हमारी, मोहतरमा मजीदा वहीं सभा थे, उनमें से किसी बंदे ने मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए हमारे साथ रब्ता नहीं किया। सियासी वर्कर की मजबूरी होती है, उसने सियासत में रहना होता है। उन हालात में हम दोस्तों ने फैसला किया कि ठीक है जी पीटीआई की तरफ से ट्राई करें। पीटीआई की ट्राई के दौरान हमारा पीटीआई वालों के साथ पैचअप हो गया और मुझे ये कहा गया हमारे दोस्तों की तरफ से कि पीर ज़हूर साहब एमएनए के कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि आप 2 बंदे, चोई जमशेद शौकत के मामू थे, चोई मसूद साहब जो उस वक्त कंटेस्ट किया उन्होंने 2013 में, आप दोनों बैठ के इकट्ठे हो जाएं, एक बंदा इस वक्त इलेक्शन लड़ ले, एक नेक्स्ट इलेक्शन का कैंडिडेट होगा। तो बाकायदा इस्लामी तरीक़ाकार के तहत कुरान पाक पे हलफ लिया गया। मैंने और मकसूद आलम ने हलफ दिया। जितने हमारे दोस्त इस वक्त इस इलाके में ख़ासकर हमारी बरादरी राई बरादरी से थे वो सारे वहाँ थे। उन सब के सामने ये अमल हुआ। पीर साहब ने मकसूद आलम को टिकट दे दी, मैंने उनको सपोर्ट कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि मकसूद आलम साहब का इलेक्शन बाई इलेक्शन बन गया। कुछ उस वक्त लाजमी बात है कि फ़र्क भी था, थोड़ा सा मुस्लिम लीग का उस वक्त अरूज था, लेकिन उसके बावजूद हमने अच्छे वोट निकाले, हम लूज़ कर गए वहाँ पे इलेक्शन। लेकिन उसके बाद पीर साहब का भी नज़रिया कुछ और था। उनको वर्कर नहीं चाहिए थे, उनको इन्वेस्टर चाहिए थे। उन्होंने मेरी तरफ से हाथ खींच लिया और जो पैसा देने वाले थे उनके साथ उनके तल्लुकात बढ़ते गए, जिसके मतलब मैंने पार्टी में रहते हुए चंद दोस्तों से गिला भी किया कि यार मुझे किसी मुशावरत में शामिल नहीं करते, मुझसे कोई मशवरा नहीं करते, मुझे कोई हुक्म नहीं देते बतौर पार्टी वर्कर। तीनों फ़र्ज़ होते हैं उनके। अल्टीमेटली ये हुआ कि आस्ता आस्ता हमारे फासले बढ़ते गए। फिर एक वक्त आया कि जिसमें मुस्लिम पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी सरवर साहब का एक ग्रुप बन गया पंजाब के इलेक्शन के लिए। तो हमने यही बेहतर समझा कि पीर साहब तो हमें ऑन नहीं करते, तो शाह महमूद के साथ जाने का फ़ायदा कोई नहीं। चौधरी सरवर साहब के साथ मैं और मियाँ चन्नू से मुश्ताक शाह खका साहब, खानेवाल से शहबाज सयाल साहब, हमने एक ग्रुप डेवलप कर लिया जो चौधरी सरवर ग्रुप बन गया पीटीआई में। हमने उसमें वर्क किया, अल्लाह का शुक्र है हमें रिस्पांस भी मिला। अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इस दौरान पार्टी लेवल पे ऊपर इन दोनों ग्रुपों का आपस में पैचअप करवा दिया गया और जो इलेक्शन होना था वो ना हो सका पार्टी के लिए। उसके बाद नॉमिनेशंस के लिए फ़ैसला हुआ कि हर तहसील में ज़िला में नॉमिनेशन कर दी है, दोनों ग्रुप मिल के आपस में नॉमिनेशन कर लें। तो जो शहबाज खका साहब का ग्रुप था, शहबाज सयाल साहब का खानेवाल में और मुश्ताक शाह खका साहब इधर तहसील में थे, इन्होंने मुझे बतौर तहसील जनरल सेक्रेटरी के लिए नामजद कर दिया। लेकिन क्योंकि पीर साहब की नज़र में मैं इस स्क्रीन में रहना नहीं चाहिए था मुझे, उन्होंने मेरे जनरल सेक्रेटरी के प्रपोज़ल को भी रिकमेंड नहीं किया और उन्होंने मेरे एक और बरखुरदार उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। मैं भी चुप करके ठीक है, एक बंदे की पावर है तो इस्तेमाल कर रहा है, मैं उस पर क्यों इतराज़ करूं। उसके बाद हालात चलते रहे। 2018 में मैंने फिर पीटीआई में उस वादे की वजह से एप्लीकेशन सबमिट की बतौर कैंडिडेट एमपी की लिए। साख खाकवानी साहब बाई चांस दोनों दफ़ा साख डार साहब पहले थे 2013 में,
दूसरी दफ़ा साख खाकवानी साहब थे, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। मैंने अपना सारा हिस्ट्री बताई सियासी कैरियर की। उन्होंने कहा यार आपका इतना अच्छा कैरियर है, आप 2 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसिल रहे हैं या ये आपने काम किए हैं, तो इसके बाद आपका MNA आपको रिकमेंड क्यों नहीं करता। मैंने कहा जी उनका मेयार और है, मैं उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरता। मैंने कहा अपना ख़र्चा तो कर सकता हूँ, किसी MNA का शायद मैं ख़र्चा ना कर सकूँ, तो मैं उनकी रिकमेंडेशन में नहीं आ सका। तो अल्टीमेटली मुझे टिकट ना मिला। हमारी बैकग्राउंड तो मुस्लिम लीग की थी, दोस्त भी हमारे ज़्यादा उधर ही थे, कुछ हमारे साथ आए थे PTI में, कुछ नहीं आए थे। जब इधर मेरे साथ ये बर्ताव हुआ तो उन्होंने मुझे मजबूर किया कि यार हम भी उधर हैं या हमारा जहन भी उधर ही है, हम आपकी वजह से इधर आए, तो अब बेहतर यही है कि मुस्लिम लीग में हम लोग वापस इसलिए चले जाएँ कि मियाँ असलम बोदला साहब और राणा बाबर साहब ने, दोनों ने, हाजी खिजर यादराज मेरे बड़े मोहतरम हैं, हाजी खिजर और मियाँ असलम पहली दफ़ा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप मेहरबानी करें तो चलें, उस दफ़ा आप नाराज़ थे, हमसे भी ज़्यादती हो गई, हम इन टाइम आपको कवर नहीं कर सके या आपको इंटरटेन नहीं किया हमने, तो आप मेहरबानी करें, हम मौका दें। उस वक़्त फिर मैंने दोस्तों से सलाह मशवरा किया और यही फ़ैसला किया कि मैं आज़ाद नहीं लड़ना चाहिए इन हालात में, इनको हम सपोर्ट करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अफसोस रह गया कि मियाँ असलम साहब हमारे 15 से तो जीते थे, वैसे भी शायद मैं तो कहूँगा जीते थे। उस वक़्त जो चल रहा था निज़ाम उसमें उनको हरवा दिया गया। उसके साथ साथ MPA की सीट पे हमने उस दौर में भी राणा बाबर साहब को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, हमारी काविश भी शामिल थी, उनकी अपनी मेहनत भी शामिल थी, नसीब भी अल्लाह ने उनके किए, वो बन गए। हमें बड़ी खुशी है कि चलो एक अच्छा टारगेट हमने अचीव कर लिया है। राणा साहब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, मियाँ साहब के साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। हर वर्कर की ख्वाहिश होती कि ऊपर जाए, मेरी भी ख्वाहिश थी। इसी दौरान राणा साहब की तबीयत नासाज हो गई, कुछ और दोस्तों के नाम आने शुरू हो गए जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी राणा साहब इलेक्शन ना लड़ेंगे तो मुझे कैंडिडेट बनाएंगे, या राणा साहब MNA लड़ेंगे तो मुझे रिकमेंड कर दिया उन्होंने। इस बात पे थोड़ी सी मुझे भी परेशानी हुई। राणा साहब उन दिनों इंग्लैंड में थे, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा राणा साहब ऐसे सुनो कि मुझे तो कोई नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता तो आप पता करें। इस तरह मेरे ग्रुप में भी फ्रिक्शन पड़ रही है। वो लोग कहते हैं यार आपका फिर क्या स्टेटस हुआ कि जो बंदा कल को आया है या आपको छोड़ के उसको नॉमिनेशन कैसे दी इन्होंने। खैर राणा साहब ने कहा जी मेरे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा जी इसको क्लियर करें, नहीं तो मेरे दोस्त थोड़ा सा अनाइड है इस बात पे। इसी दौरान राणा साहब को पाकिस्तान आना पड़ा बीमारी के दौरान ही, नो कॉन्फिडेंस वाले मैटर में। तब मेरी इनके साथ खुद फेस टू फेस मुलाकात हुई, वहाँ डिस्कस हुई बात। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा चॉइस साहब अगर खुदा न खास्ता मैं किसी वजह से इलेक्शन ना लड़ा तो आप मेरी तरफ से कैंडिडेट होंगे। मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात थी कि एक वर्कर को या एक दोस्त को अगर रिकमेंड किया जाए। मैंने कहा राणा साहब बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह आपको सेहत तंदरुस्ती दे। अगर आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो फिर आपकी मेहरबानी है, हम भी आपकी जगह काम करेंगे। इस दौरान ये हुआ कि राणा साहब के पीछे जो लोग थे यहाँ पे, उन्होंने बाज़ार में एक नई बात चला दी कि राणा साहब का भतीजा इलेक्शन लड़ेगा। इसी दौरान राणा साहब के बड़े भाई आबद साहब ने यहाँ एक दोस्तों का कट किया जिसमें हर बंदे ने अपना अपना मशवरा दिया। एट दी एंड राणा साहब के भाई ने ये फरमाया कि मेरी मुखालफों से ये बात है कि उनको इत्तला है कि हम ये सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज हमारे लिए परेशान कुन थे। कहना तो ये चाहिए था कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तंदरुस्ती दे। मेरी आज भी दुआ है मेरे तो छोटे भाइयों की तरह राणा आबद बाबर कि अल्लाह उसको तंदरुस्ती देगा तो आके इलेक्शन लड़ेगा, अगर नहीं लड़ेगा तो हमारा ये कैंडिडेट होगा। ये वर्करों के लिए हौसला अफजा बात होती। जब उन्होंने ये बात की, किसी का नाम नहीं दिया और ये कहा कि हम ये सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, तो जो बात पहले चल रही थी कि राणा आबद साहब का बेटा इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उस बात को मज़ीद तक़वियत मिली और हमारी परेशानी में भी इजाफा हुआ। हमारे दोस्तों ने आपस में बैठ के सलाह मशवरा किया कि यार ये बात तो कोई बात नहीं कि जो बंदा एक दफ़ा MPA बन जाए तो वो विरासत बना लेता है। अब अगर उन्होंने आगे अपना भतीजा तैयार करना तो हम लोग कहाँ हुए। इसी बात में हमारा थोड़ा सा ग्रुप में ये बात चली कि अगर ऐसे करें तो हम इसको कंटेस्ट करेंगे। जब ये बात चली और हमने मियाँ असलम साहब को इस बात का इजहार किया कि मियाँ साहब ये बात चल रही है तो ये हमारे लिए परेशान कुन है और हम इसको बिल्कुल इस बात पे अपोज करेंगे।
हम ये समझते हैं कि उस वक्त जो हमारा प्रेशर डेवलप हुआ उसकी वजह से वो प्रपोजल उन्होंने बैकग्राउंड में कर दी, और अब एंड टाइम पे आके राणा साहब भी बीमार भी हैं, अल्लाह ने सेहत दे, 8-9 महीने उनकी एब्सेंस भी रही। अब हमारा थोड़ा सा इस बात पे स्टैंड लेने की वजह से वो तशरीफ़ ले आए। हमारी मीटिंग भी हुई बाद में। मैंने उन्हें कहा राणा साहब बात यह कि आपकी मेरी बात तय थी कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो मुझ पे आप मेहरबानी करेंगे। अगर आप इस दौरान किसी और को नॉमिनेट ना करते तो मैं आज भी पाबंद हूँ, अखलाकी तौर पे मैं आपके ख़िलाफ़ कागज़ जमा नहीं कराऊंगा। अगर आपने अपने भतीजे को या किसी और को रिकमेंड किया और वो बात मार्केट में चली, हिट नहीं हुई, उस वजह से आप फिर दोबारा आ गए हैं, तो वो जो बात मेरी आपके साथ तय थी वो नहीं रही। अगर आप एज इट इज़ आप कैंडिडेट रहते तो कोई बात नहीं थी। आपने भतीजे को पुट किया मुझे इग्नोर करके, कमिट मुझे किया, पुट उसे किया। उसके बाद दोस्तों ने या इलाके ने उसको रिकमेंड नहीं किया तो आपने उसको बैक में कर दिया, आप फिर दोबारा आ गए हैं। तो वो जो आपकी मेरी बात तय थी वो नहीं रही। इस बात पे बहस हुई हमारी, और दोस्त भी 1-2 शामिल थे। मैंने कही मैं आज भी कमिट करता हूँ, अगर मैं ये बात साबित ना करूँ कि आपने ये प्रपोज़ल डिस्कस की और उसको फ्लोट किया इलाके में और रिकमेंड ना होने की वजह से आप कैंडिडेट बने हैं, तो मैं कागज़ जमा नहीं कराऊंगा। अगर मैं ये साबित ना कर सका, अगर मैं ये साबित कर गया तो आप कागज़ जमा ना करवाएं, हमारा ग्रुप एक रह जाएगा, अच्छी बात है। दूसरा, आप फरमाते हैं कि शायद इलेक्शन भी ना हो, आपकी सेहत भी नासाज है, तो चलो इलेक्शन ना होगा, फिर दोबारा होगा, फिर देख लेंगे। तो आप मेहरबानी करें, मुझे मेरे मौका दें, मेरे दोस्त भी मुतमिन रहेंगे, वो लोग भी चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें। तो राणा साहब की मेरी यही लास्ट मीटिंग हुई थी, उनकी तरफ से भी इसके बाद कोई जवाब नहीं था, मेरे पास भी और हल कोई नहीं था। तो अब यही फैसला है कि इलेक्शन लड़ेंगे, और दोस्तों के साथ ये तय कर लिया है कि अगर ग्रुप हमारी पार्टी है, हम उसे आज भी ऑन करते हैं, हमारा शौक़ भी है मुस्लिम लीग में रहने का। अगर ग्रुप हमें ऑन करेगा हम ताबेदार हैं, अगर ग्रुप हमारे साथ अब भी ज़्यादती करेगा तो फिर हम आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, पेपर आज़ाद जमा करवा दिए हैं और वर्क स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। खदशात हैं लोगों के मेरे साथ ज़ाती तौर पे, जिसका मुझे भी इदराक है कि हैं उनके पास जेन्युइन रीज़न है। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि आपके लिए मेरे वोट मांगने में सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी कि लोग ये पूछेंगे वो बैठ तो नहीं जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला किसी मेरे वोट दोस्त को या सपोर्टर को फील्ड से कोई गिला नहीं मिलेगा। तो उसका मैं यही जवाब दे सकता हूँ, अगर मैं ज़िंदा रहा तो ये इलेक्शन में कंटेस्ट करूँगा। ठीक है, इसमें इतनी गुंजाइश है कि अगर पार्टी ने मुझे ऑन कर लिया तो मैं शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही लड़ जाऊँ। अगर नहीं ऑन करेंगे तो मैं अपने दोस्तों की राय की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुर्बानी दी है, बहुत सारे दोस्त हैं जो अगर मैं पीटीआई में गया था उनकी मुशावरत के साथ ही गया था, लेकिन वो मेरे साथ गए थे। मैं दोबारा नून में आया तो उनमें से कोई भी उधर नहीं रहा, मेरे साथ सारे वापस आए। उनका मुझ पर हक भी है, और मैं समझता हूँ कि जिनकी वजह से मैं 30 साल इस सियासत में रहा हूँ, अगर उनकी इज़्ज़त नहीं है तो मेरी भी कोई इज़्ज़त नहीं। सर, जियो टीवी का भी एज इट इज़ क्वेश्चन है, आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा करवा दिए हैं, ये कागजात नामजदगी महज एक नाराज़गी है या इरादा कर लिया है कि इलेक्शन कंटेस्ट करना है? मैंने शायद अपने पिछली बात में आपको बता दी है कि कंटेस्ट तो हमने करना है। आज़ाद इसलिए है कि पार्टी ऑन नहीं कर रही, अगर पार्टी ऑन कर लेगी तो हम पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, नहीं तो हमारी मजबूरी है, हमने कंटेस्ट करना है। फिर आपने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे आप? नहीं, मुस्लिम लीग नून तो हम छोड़ने जा रहे हैं, ज्वाइन तो क्या करना है हमने, ऑन कर लेते हैं तो हम उसी में अभी तक देखें ना, अभी तक तो हमारी नाराज़गी इसी बात पे है कि हमें ऑन करें। अगर वो ऑन नहीं करेंगे तो हम इस वक्त तो यही कह सकते हैं हम आज़ाद खड़े हैं, क्योंकि वो ऑन नहीं कर रहे। अगर वो ऑन कर लेंगे तो हम मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम आज़ाद कैंडिडेट हैं और रहेंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कंटेस्ट नहीं करेंगे, हम कंटेस्ट करेंगे। ऑप्शन इतनी है, अगर पार्टी हमें ऑन करती है तो हम एज इट इज़ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। मौरूसी सियासत के मुतालिक आपका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ कि मौरूसी दो तरह होती है। मौरूसी के लफ्ज़ का मतलब तो यह है कि एक विरासत चलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और सिस्टम चल पड़ा है कि कुछ लोग पैसे के ज़ोर पे या अपने लिंक्स के तौर पे ग्रुप बन जाते हैं लोगों के, वो जब चाहते हैं जिस पार्टी की टिकट चाहते हैं वो ले लेते हैं। मेरे ज़िंदगी में बड़े तजर्बे गुजरे इस काम के कि वो बंदे जिन्होंने पार्टी को टिकट की एप्लीकेशन ही नहीं दी होती वो भी कैंडिडेट बन जाते हैं। जो दूसरी पार्टी से आते हैं उनको पार्टी इसलिए ऑन कर लेती है कि जी ये शायद जीत जाएगा। वहाँ मैं कहता हूँ कि पार्टियों को चाहिए कि जो पुराने वर्कर हैं उनको oblige करें,
अगर आपकी पार्टी का वोट है तो हर बंदे को डल सकता है। ये कोई बात नहीं कि मुस्लिम लीग का वोट सिर्फ राणे बाबर को डलेगा या शाहद बशीर को डलेगा। अगर वो मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग की कैंडिडेट को वोट डलना चाहिए उसका। लेकिन क्यों नहीं डलता? जिस तरह हमारे साथ ज्यादती हो रही बार बार, तो लोग कहते हैं कि ये पार्टी का डिसिप्लिन ही कोई नहीं, हम पार्टी के पीछे क्यों जाएं? अगर पार्टी का अपना ही मंशूर नहीं सेट तो उस मंशूर के पीछे हम क्यों जाएं? उनका मंशूर सिर्फ यही है कि जो पार्टी में फंड ज़्यादा दे लेता है या जिसका प्रेशर ज़्यादा है। अगर मैं फ़र्ज़ करो असम्बली में आज तक नहीं गया तो मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है। अगर एक बंदा असम्बली में 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया तो उसका ग्रुप बन जाता है। ये लोग फिर सियासी तौर पे पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो इसी के ख़िलाफ़ हम उठे हैं। अगर ऐसे है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुझे ये अल्लाह का शुक्र है कि आज चौथा दिन है मुझे समझे कैंपेन करते हुए। बाज़ाब्ता तो हम आज ही निकलेंगे, आज कल हमारे पेपर रिकमेंड हुए हैं। ठीक है, आपने पीटीआई का सियासी मज़ा चख लिया है यकीनन, और सियासी सरगर्मियाँ आपने बड़ी तफसील के साथ बयान कर दी जो आपकी वाबस्तगी रही है नून लीग के साथ। तो दोनों पार्टियों को बेसिकली आप जान चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन अब आप चूँकि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो अब चूँकि आपके पास एक नया विजन है आवाम को देने के लिए, आवाम के साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आप कैंपेन कर रहे हैं, तो फिर कोई आपके पास नया विजन है। फिर आप चूँकि आप नून लीग के एजेंडे से बिल्कुल साइड पे हैं और पीटीआई के एजेंडे से भी साइड पे है, नया विजन क्या है, नया अज़म क्या है? सर, नया अज़म यही है कि ये जो एजेंडा बना के हमें दिखाते हैं वो एजेंडा किसी का नहीं है, वर्कर की या पब्लिक की, किसी को वेलफेयर नहीं रिक्वायर्ड। ये लोग सिर्फ एजेंडा बनाते हैं अपने वोट लेने के लिए। कोई बंदा इलाके में नहीं आता बाद में, जो एमएनए बन जाए तो इस्लामाबाद रहता है, जो एमपीए बन जाए तो लाहौर रहता है, इलाके को कोई नहीं पूछता आके। यहाँ यही हमारे जैसे लोग, हमारी बैकग्राउंड होती पॉलिटिकली लोकल बॉडी से, हमारी इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होती है, हम लोग इनको वोट डलवाते हैं, इनका नीचे तक कोई नेटवर्क नहीं होता। हमारा नेटवर्क हर गांव में, हर देहात में होता है, हर बरादरी में होता है। हम लोग इन लोगों के हर वक्त मसाइल हल करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे साथ अटैच होते हैं। ये वक्ती तौर पे हमें इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद हमें भी नहीं पूछते। तो इसलिए मैंने लोगों को यही कहा कि अगर आपके वोट हम मिल के देते हैं इनको हमारे वोट का कोई कदर ही नहीं है तो हम अपना वोट खुद पे क्यों ना इस्तेमाल करें। अगर इन लोगों को दे के इनको वहाँ भेजना, हम लोग तो यहीं रहते हैं ना, मेरे तो कोई मुरब्बे नहीं है कि मैं वहाँ जाके बैठा आराम से रहूँ। मैंने तो यहाँ मजदूरी करनी है और यहीं से कमा के मैंने खाना है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का सारा जानते हैं, 30 साल में कोई बंदा मुझे किसी किस्म की करप्शन में या किसी मिसकंडक्ट में शामिल नहीं करेगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा फेवरेबल बात यही है कि इलाके के लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि दोनों पार्टियों में वो लोग हैं जो मानते हैं कि हक आपका बनता है। ठीक है, हमें पता चला है कि इलाका भर के बड़े बड़े जो फैसला जात होते हैं ये आपके डेरे पर किए जाते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर, मैं ये तो नहीं कहता मेरे डेरे पे सारे ही फैसले होते हैं, लोग अक्सर आ जाते हैं। मेरी एक मिशन होता है, सबसे पहली बात तो ये मेरे जहन में होती है कि लोगों को थाने के धक्के ना दिलाए जाएं। अगर 2 बंदे मेरे पास आते हैं, उनकी बात सुन के पता चल जाता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। मेरी पहली कोशिश तो ये थी कि झूठे को कहीं यार तो अपना झूठ तस्लीम कर ले या अपनी गलती तस्लीम कर ले, दूसरे बंदे को मैं तुम्हारे लिए माफ़ी पे कायल कर लूँगा। और मैं समझता हूँ कोई बंदा भी जितना भी जाबर हो, अगर आप उससे माजरत करें और उस अपनी गलती को तस्लीम करें, वो आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा। तो बहुत अल्लाह का फजल है मेरे पे, अपनी उम्र के हिसाब से बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने कत्ल की बड़ी सुलहें कराई। इलाके में मेरी कोशिश यही होती है कि थाने में वो बात जाए जो हमारे बस में नहीं है। अक्सर मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यार यहाँ बैठेंगे तो मेरे पास 4 पहियाँ हैं, कुर्सियाँ, मैं आप सबको बिठाऊँगा, चाय पानी भी आपकी खिदमत करूँगा। अगर थाने जाएंगे तो वहाँ मोस्टली आपको थाने नीचे बैठना पड़ेगा। इलाके में आपकी मकबूलियत जो है ये आपकी समाजी खिदमात की वजह से यकीनन? बिल्कुल जी, कोशिश की है मैंने। मैं बिल्कुल यहाँ जब आया था तो मेरी बैकग्राउंड तो इसी मिट्टी से है। मेरे दादा यहाँ थे, मेरे वालिद साहब की पैदाइश यहीं की है, लेकिन वो चले गए थे मैट्रिक के बाद लाहौर। उसके बाद वो जॉब करते रहे, मैं भी वहीं तकरीबन पैदा तो बुरे वाले में हुआ था, पले बड़े हम लाहौर में ही हैं। मैं ग्रेजुएशन के बाद मुझे शौक़ उठा कि मैंने ज़िम्मेदारी करना है, तो मैं इधर आ गया। इधर आके फिर आस्ता आस्ता इन कामों में इन्वॉल्व हो गए। तो उस वक़्त से लेके यही चल रहा है कि जब कोई दोस्त आते हैं उसके साथ चलते हैं। मेरे एक ज़हन में बात है कि अगर आप नेक नीति के साथ किसी के साथ चलते हैं ना, उसका काम अल्लाह ने करना होता है। आप अगर रास्ता या वसीला बनते हैं तो अगर आपकी नीयत ठीक है तो आगे भी आपका काम हो जाता है। ठीक है सर, आपके इलाका भर में मतलब समाजी खिदमात बहुत ज़्यादा है, सियासी खिदमात आपकी तकरीबन दीगर पार्टीज़ के साथ बहुत ज़्यादा रही हैं, नज़र आ रही हैं, वाबस्तगी आपकी उनके साथ रही है बाकायदा तौर पर। तो
आप ये बताएं कि आपके पास सियासी स्ट्रेंथ इस कदर मजबूत है कि आप इनको compete कर पाएंगे? मेरे ख्याल में जितना मुझे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया या शुरू में मुझे अक्सर लोग कहते रहे हैं कि आप आज़ाद लड़ें, मैं तब किसी ना किसी मसलत यही होती थी कि चौधरी राज़क साहब थे, उनके साथ एक तल्लक था, उनसीयत थी उनके साथ, वो मेरे लिए एक मजबूरी बन गई। 13 में आके मुस्लिम लीग का मैं वर्कर था, मुस्लिम लीग मुझे टिकट नहीं दी, नए बंदे इंडक्ट कर लिए तो हमारा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी, तब मैंने वो दूसरा पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन ये है कि मेरा वर्क इतना है कि लोग मुझे शुरू से अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब भी मुझे लोग कहते हैं कि चौधरी साहब आपको 2008 में ही इलेक्शन लड़ लेना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से हर काम का वक्त होता है और शायद अब वो वक्त आ गया। मुझे एहसास हो रहा है कि जिस तरह लोगों ने मुझे अब अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे बार बार यही बात कही कि चौधरी साहब अब बैठना नहीं है, तो मैंने भी यही फैसला किया कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। वही बात कि अगर पार्टी मुझे ऑन कर लेगी तो सरखम, अगर नहीं करेगी तो हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला दोनों पार्टियों में, मैं अगर वहाँ 5 साल रहा हूँ तो इलाके के दोस्त हैं वो भी, मेरा उनके साथ कभी किसी बंदे के साथ ऐसा तल्लक नहीं रहा कि जो ख़राब हो जाए और उसके पास मैं दोबारा जा ना सकूं। मैं तमाम पीटीआई के वोटर्स के पास भी जाने की पोजीशन में हूं, मैं तमाम मुस्लिम लीग नून के वोटर्स के पास जाने की पोजीशन में हूं और मुझे तसल्ली है कि मुझे वो अप्रिशिएट करेंगे भी। और मैं जब उनको ये बताऊँगा कि पार्टियों को ये विजन है तो मेरे ख्याल में अब पीटीआई के कैंडिडेट के पास क्या देने को सिर्फ क्या बात है कि जी मैं फाइनेंसर हूँ, पीर साहब के पास यही बात है कि ये मुझे पैसा, जिसने पैसा खर्च किया है। पैसा खर्च करना पब्लिक पे नहीं खर्च किया उसने कोई यहाँ कोई फलाई काम नहीं किया, पैसा खर्च किया उसने पीर साहब को खुश करने के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसका पब्लिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपने चूँकि पीटीआई के साथ भी सियासी खिदमत सर अंजाम दी हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी आपने सियासी खिदमत सर अंजाम दी हैं, आपने अपने इलाके में क्या क्या काम करवाए हैं और किस पार्टी की वसासत से करवाए हैं? उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई के साथ तल्लक तो मेरा 5 साल रहा। मेरी एक बड़ी अजीब सी आदत है कि जो बंदा मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता मैं उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं देता और ना मैं कभी उनके पास जाता हूँ। जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ उस वक़्त पीर हसनैन साहब ज़िंदा थे, तो मेरे ख्याल में मेरा सियासी सफ़र भी उस वक़्त तकरीबन आप अंदाज़ा कर लें 2013 से लेके तकरीबन 22 साल गुजर चुके थे। तो मैंने शमूलियत के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शन हुआ चौधरी मकसूद आलम साहब का, उसके बाद मुझे पीर साहब के घर जाने का पहली दफ़ा शर्फ हासिल हुआ और मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा पीर साहब आज मैं ज़िंदगी में 22 साल सियासत करने के बावजूद आपके घर में पहली दफ़ा आई है। पीर ज़हूर साहब को मैंने बताया, कहते क्या मतलब? मैंने कहा कभी आपके वालिद साहब को या आपको वोट नहीं दिए थे इसलिए कभी आपके पास नहीं आए थे, ये मेरा अपना एक तरीक़ाकार है। जब मैंने उनको वोट दे दिए उन्होंने ये समझा या चौधरी जमशेद शौकत उनके साथ ज़्यादा अटैच हो गए कि अगर चौधरी शाहद को हम साथ शामिल करेंगे तो ये परमानेंट होगा। उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने शाह महमूद क्रैशी ग्रुप के ख़िलाफ़ चौधरी सरवर ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली और उसके दौरान उनकी तरफ से तो कोई मुझे काम ना करने का मौका मिला। पीटीआई में शमूलियत रही, उन्होंने अच्छी तरह मुझे ऑन नहीं किया, मैंने भी कोशिश। उन्होंने कोई काम दिया आपको, कोई प्रोजेक्ट दिया? मैंने कहा उन्होंने तो मुझे ये नहीं कहा कि आप अपने गांव का पीटीआई के सदर किसको बना लें। उन्होंने मुझे इतनी अहमियत दी कि उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि आपके गांव में से पीटीआई का सदर किसको बनाएं। उसके बाद जब इलेक्शन आया तो फिर मैंने उसका रिज़ल्ट भी उनको दिया। अल्लाह का शुक्र है कि जो पिछला इलेक्शन 2018 का गुजरा है उस इलेक्शन में हालात पीटीआई की बहुत फेवर में थे, तो मुझे तो दोस्तों पे फ़ख्र है कि हमने पीटीआई को हराया उस वक्त भी अपने इलाके से। नून लीग ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिए? नून लीग ने अपने इलाके में देखें, नून लीग जब मैं नून लीग में शामिल हूँ अब आके बेगम वाई साहबा के साथ हमने बड़े काम किए। इस दौरान फिर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मेरे बुज़ुर्ग हैं अल्लाह उनके सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे वालिद साहब के उस्ताद भी थे, वालिद साहब के कुलीग भी थे, एसएम ज़फ़र साहब वो सेंटर थे उस दौर में, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा तल्लक था। वो मुझे बहुत मेहरबानी मुझ पर करते रहे। मैंने उनसे लाखों रुपए, अगर टोटल काउंट करें तो करोड़ों में पैसे बनते हैं। मैंने 111 चक के प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री वाल उनसे पैसे लेके बनवाई, 116 चक के मिडिल स्कूल की बाउंड्री वाल उनसे पैसे लेके बनवाई। ये मेरे 7 बच्चियों का स्कूल है 112-15 का, वहाँ पे बाउंड्री वाल मैंने उनसे पैसे लेके बनवाई। 111 चक में और डेवलपमेंट के काम करवाए। इसी तरह उनसे पैसे लेके 1-2 सड़कें मैंने बनवाई।
फिर उस दौरान मियाँ असलम बोदला साहब MNA थे, मैं उनके अपोजिट कैंडिडेट नहीं था लेकिन अपोजिट ग्रुप में था, तो उन्होंने मेरे साथ बड़ी मेहरबानी की। 2005 के बाद वो MNA थे उस दौर में, 2008 तक 115 चक में स्कूल की बाउंड्री वाल मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके बनाई। मुझे शौक़ था कि स्कूलों का काम किया जाए। बतौर नाज़िम भी मैंने 116-15 और 115-15 दोनों मेरे हाई स्कूल थे मेरी यूनियन काउंसिल में। उस दौर में मैंने 35-35 लाख रुपये इनके लिए लिया। हमारा 115-15 का BHU था, उसकी रिहैबिलिटेशन मैंने करवाई। उस तमाम बिल्डिंग डैमेज हो गई थी, वो मैंने बनवाई। ये हमारे इलाके में 2 सड़कें गुजरती हैं, एक मूसाविक से 117 की तरफ, एक मूसाविक से 115 की तरफ। उस दौर में मैंने इनकी रिपेयर करवाई। इस तरह काफ़ी काम जो तरक्याती जो काम थे ये सारे नून लीग ने आपको करवा के दिए इसलिए। देखें जी, उस दौर में मैं नाज़िम भी था, उनकी मेहरबानी शामिल हुई, उसमें नून और काफ दोनों शामिल है उस दौर में। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करेंगे। अब अगर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, आपको MPA के कागजात वापस लेने पड़ते हैं, तो फिर आप किस पार्टी का चुनाव करोगे? नहीं सर, मैंने आपको पहले भी बताया और मेरा वो फैसला वही है कि MP के कागज़ शाहद बशीर के वापस नहीं होंगे। अब यही होगा कि ये हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा तल्लक भी है, हमारे शौक़ भी है। अगर वो मुझे टिकट दे देंगे तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ूंगा मैं, नहीं तो अब MPA में लड़ूंगा, आज़ाद ही लड़ूंगा। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। कोई मैसेज, कोई पैगाम मेरा यही है, मेरा इलाके के दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप तमाम कैंडिडेट का मेयाद चेक करें। उसमें अगर मेरी खिदमात की वजह से, मेरे सलूक की वजह से, मेरे तल्लक की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि मेरा आपके साथ ज़ाती तल्लक है तो मुझे वोट दें। अगर मैं इस काबिल हूँ तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग मुझे ऑन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चौधरी शाहिद बशीर साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। उनकी सियासी और समाजी खिदमात के हवाले से आपने यकीनन जाना है। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।